हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, जो मुग़ल साम्राज्य से है और मुग़ल साम्राज्य में भी अकबर से, क्योंकि अकबर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, यह जिससे मुग़ल साम्राज्य का दो पार्ट में वीडियो आएगा। एक तो यह है पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, और पार्ट 2 भी आएगा। इस वीडियो में हम लोग अकबर से जुड़े हुए प्रश्नों को देख लेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग जैसे मुग़ल मुग़ल काल के प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, है ना, इसके अलावा राजस्व व्यवस्था, फिर धार्मिक सामाजिक जीवन, इन सब से जुड़े क्वेश्चन को उस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, चलिए तो वीडियो को देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो 2 नंबर में पूछेगा तो आपको इतना नहीं लिखना है, थोड़ा इसमें से कम करना है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सभी क्वेश्चन 5 नंबर में ही पूछेगा। 5 नंबर का आपका तैयारी रहेगा तो 2 नंबर में आराम से लिख लीजिएगा। देखिए, तो अकबर जो भारत ही नहीं विश्व के महान बादशाहों में से एक थे। बात बिल्कुल सही है, अकबर एक बहुत ही महान शासक थे। देखिए, इनका जो जन्म है 1542 में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। यानी इनके पिता कौन हुए, हुमायूं, और इनकी माता कौन हुई, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं अकबर के बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए आप लोगों को पता है कि हुमायूं और शेर शाह में हमेशा संघर्ष चला है। तो ऐसे में जब हुमायूं पूरा तरह से हार जाता है शेर शाह से, तो हुमायूं भाग जाता है यहाँ से, कहाँ से, दिल्ली छोड़ करके। और भागने के क्रम में उसकी जो पत्नी रहती है ना, हमीदा बानो बेगम, वो गर्भवती रहती है, तो उसको पंजाब में छोड़ के चला जाता है। ठीक है, अमरकोट के राजा के पास। ठीक है, तो अकबर का जन्म वहीं होता है, जबकि हुमायूं वहाँ पे उपलब्ध ना रहते, वो चला जाता है फारस। फिर जब वापस लौटता है तब तक ले अकबर बड़ा हो गया रहता है। तो इस तरह से अकबर है। अकबर पढ़ लिख भी नहीं सका इसी वजह से। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अकबर का जो राज्याभिषेक है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर में हुआ था। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कहाँ हुआ था, पंजाब के कालानौर में। अकबर विषम परिस्थिति के कारण पढ़ लिख न सका। ठीक है, अर्थात वह अनपढ़ था। सही बात है। उन्हें राष्ट्रीय सम्राट कहने के पीछे का कारण यह है कि यह मुस्लिम शासक होते हुए भी अन्य सभी धर्म का सम्मान करते थे। ये बहुत अच्छा बात है। ठीक है, ये मुसलमान थे, सुन्नी मुसलमान थे, फिर भी ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सहिष्णु थे। वह अपने जनता और दरबारी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। अपने शासनकाल में उन्होंने दास प्रथा की समाप्ति की, जजिया कर की को समाप्त किया, है ना, तथा पड़ोसी से भी अच्छे संबंध बनाए रखा और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसलिए अकबर को हम लोग राष्ट्रीय शासक कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अकबर की राजपूती नीति पर प्रकाश डाले। ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब 2 नंबर में जो क्वेश्चन की संख्या 20 हो रही है ना, पहले कम होती थी। तो इस वजह से अब कई क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जो पहले 5 नंबर में पूछे जाते थे। चलिए, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चन को वीडियो में रखता हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देखिए, अकबर को राजपूत नीति, मतलब अकबर की राजपूती नीति पर प्रकाश डालना है। अकबर जो महान मुगल बादशाह था वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी भी था। हर एक राजा साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अकबर भी चाहते थे। वह संपूर्ण भारत को अपने साम्राज्य के अधीन लाना चाहते थे। ठीक है, अकबर
लेकिन इस क्रम में, है ना, इस क्रम में उन्होंने यह अनुभव किया कि राजपूतों के सहयोग के बिना संपूर्ण भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि उस समय जो भारत में जो थे ना, क्या कहते हैं कि राजपूत एक बहुत बड़ी संख्या में थे, बहुत कई क्षेत्रों पे राजपूतों का अधिकार था। ठीक है, तो उनको लगा कि राजपूत के सपोर्ट के बिना हम पूरे मतलब भारत को एक राजनीतिक सूत्र में नहीं बांध सकते, मुगल साम्राज्य में के अधीन नहीं कर सकते हैं। देखिए फिर आगे, मुस्लिम साम्राज्य को अस्थायी रूप देने के लिए राजपूत का सहयोग आवश्यक था। इस तरह अकबर ने इतिहास को पहचाना और राजपूतों के साथ में दोस्ती करने के लिए अपने आप को तैयार किया। जब वह अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन होगा ना, यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर, यहाँ पे मोइनुद्दीन होगा, है ना, चिश्ती के दरगाह पर रियायत के लिए जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात 1562 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल से हुई। ठीक है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर से पहली बार में दोस्ती करते हुए अपनी पुत्री जोधाबाई से जिसे हरका भाई भी कहा जाता है, से अकबर का विवाह करा दिया। ठीक है, भारमल ने क्या किया कि अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से करा दिया। आप लोग ऋतिक रोशन का मूवी है, उसमें भी देख सकते हैं, इस कहानी को दिखाया गया है। देखिए, इस तरह राजा भारमल ने भी राजपूत के मन में मुसलमानों के प्रति जो घृणा और भेदभाव का विचार था, उस विचार को त्याग दिया, है ना। पहले ये लोग मुस्लिम से घृणा करते थे, पर अब ये राजपूत शासक भारमल त्याग दिए जो भेदभाव था, जो घृणा था उसके प्रति, क्योंकि अकबर ने राजपूतों के धर्म और सामाजिक सम्मान की गारंटी लिया। ठीक है, तथा भारमल के पुत्र भगवान दास और पिता मान सिंह को भी अपने दरबार में ऊंचे पदों पर बैठाया। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, एक तो कन्फर्म है, एक तो 100% आएंगे जो टॉप 3 क्वेश्चन में कराया हूँ। ठीक है ना, एक तो आपको आएंगे कन्फर्म है, इन तीनों में से 100% लिख के ले लीजिए। ठीक है, और 2 आने की भी संभावना है, एक 2 नंबर में, एक 5 नंबर में। चलिए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति पर प्रकाश डाले। देखिए, अकबर जो एक महान मुगल बादशाह था, वह स्वयं, यहाँ पे होगा स्वयं, अकबर जो एक महान मुगल बादशाह था, वह स्वयं एक सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन वह धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु थे, अर्थात किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रखते थे। उनके धार्मिक नीति की विशेषता इस बात में है कि उन्होंने अपने दरबार में सभी धर्मों के विद्वानों को आश्रय दिया था, जिसे नवरत्न कहते हैं। हम लोग नवरत्न का भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये सभी धर्म को मानता था, सभी धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में रखा था, है ना, किसी धर्म से घृणा नहीं करता था, मुसलमान था फिर भी। 1562 में दास प्रथा, 1563 में यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। याद रखिएगा, ये तीनों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जजिया कर कब समाप्त किया गया। इसके अलावा 1575 में दार्शनिक और धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कराया, जहां सभी धर्मों के विद्वानों से वार्तालाप के द्वारा उनके धर्म की अच्छी अच्छी बातों को संग्रह किया गया, तथा 1581 से 82 ईस्वी में एक नया धर्म दीन इलाही की स्थापना किया। इतना ही नहीं, वह स्वयं मुसलमान होते हुए भी सूर्य को अर्घ देते थे और माथे पे तिलक लगाते थे। तो क्या कह रहा है कि अकबर की धार्मिक नीति के बारे में देखिए, ये धर्म से सहिष्णु थे। ठीक है, सभी धर्म को मानते थे, जबकि खुद मुसलमान थे। खुद मुसलमान होते हुए भी ये सूर्य को अर्घ देते थे और माथे पे तिलक लगाते थे। इन्होंने कई जो अलोकप्रिय कर था, जजिया कर, दास प्रथा, है ना, तीर्थ यात्रा कर, इन सब को ख़त्म कर दिया ताकि सभी धर्म में समन्वय बना रहे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सभी धर्मों के
वार्तालाप के लिए एक इबादत खाना का भी निर्माण करवाया। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इन्होंने धर्म के लिए कार्य किया। और एक नया धर्म दीन इलाही की स्थापना भी करता है, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को रखा गया था, किंतु यह धर्म सफल नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने जजिया समाप्त क्यों किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अकबर, देखिए, जजिया कर एक धार्मिक कर था, ठीक है, जिसे मुस्लिम शासक द्वारा, है ना, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यही कारण था, क्योंकि अकबर धर्म से शुरू नहीं था, वो चाहता था कि सभी धर्म को समान अधिकार मिले, है ना, पर ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था यह कर। अकबर ने इसे 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया, क्योंकि वे धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर सबका समर्थन प्राप्त कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना चाहता था। ठीक है, तो यह है जजिया कर। अगला जो क्वेश्चन है, आईन अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, देखिए क्या है। आईन अकबरी, जिसे अकबरनामा भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझे। आईन अकबरी को अकबरनामा भी कहा जाता है। यह अकबरनामा का तीसरा भाग है। क्या है? अकबरनामा का तीसरा भाग, यानी अकबरनामा 3 भाग में है। 3 भाग में 1 2 3, है ना। तो ये नहीं, ये तीसरा जो भाग है उसको हम लोग आईन अकबरी कहते हैं। यहाँ तक समझे? चलिए, जिसकी रचना अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने किया था। सही बात है। इसके 5 खंड है। कितना? 5। अब इस 3 में भी 5 भाग है। 3 में भी क्या है कि 5 भाग है। अब देखिए, पहला खंड मंजिल आबादी कहलाता है, जिसमें शाही परिवार का वर्णन है। पहला खंड क्या कहलाता है? मंजिल, जिसमें शाही परिवार का वर्णन है। दूसरा खंड सिपाह आबादी कहलाता है, जिसमें मुगल सेना का वर्णन है। इसका तीसरा खंड मूल आबादी कहलाता है, जिसमें मुगलकालीन कृषि और राजस्व का वर्णन है। और इसका चौथे खंड में हिंदुओं के पर्व त्योहारों का वर्णन है। और इसके 5वें खंड में सूफी संत और अबुल फजल के जीवन चरित्र है। तो यह है आईन अकबरी। अगला है दीन इलाही क्या है? अगला क्या है? दीन इलाही क्या है? तो अभी आपको हम बताए ही दीन इलाही क्या था, पढ़ लेते हैं। दीन इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया एक नया धर्म था, है ना, जो सुलह एक कुल अर्थात शांति के सिद्धांत पर आधारित था। वास्तव में यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों का संग्रह था, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों में शांति स्थापना करना था। इस धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। इसकी शुरुआत 1581 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से दीन इलाही के बारे में आप लोग जानेंगे कि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिला करके एक नया धर्म बनाया गया था अकबर के द्वारा, जिसे दीन इलाही नाम दिया गया था, जो 1581 में इसकी शुरुआत करा था। ठीक है, चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, मनसबदार किसे कहते हैं या मनसबदारी प्रथा क्या है, या इसकी श्रेणियाँ को लिखें। ठीक है, ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, मनसब फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ पद या दर्जा होता है। एक बात तो समझिए कि मनसब का मतलब होगा पद या दर्जा, है ना। चलिए, मुगल बादशाह अकबर ने सेना के गठन के लिए, है ना, सेना को, यानी प्रशासनिक व्यवस्था थी, मनसबदारी की व्यवस्था क्या थी, ये प्रशासनिक व्यवस्था थी। देखिए, सेना के गठन के लिए 1573-74 में इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, देखिए, इसके 2 पद, जाट और सवार, है ना, जाट और सवार होता था। देखिए, अब जाट का मतलब हुआ पैदल सैनिक, पैदल सैनिक को जाट कहते थे। ठीक है, और जो घोड़ा पे जो सवार रहते थे सैनिक, उसको हम लोग सवार कहते थे। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के सैनिक होते थे, एक पैदल, एक घुड़सवार। देखिए, इसमें सेना के सबसे छोटी इकाई 10 एवं सबसे बड़ी इकाई 10,000 थी। अकबर ने इसके लिए अपने विश्वास पात्रों को मनसब, यानी भूमि का टुकड़ा देना प्रारंभ किया, है ना, तथा उन मनसब के बदले उसे सेना की व्यवस्था करनी होती थी। और इसके बदले मनसबदारों को भूमि के टुकड़े के अलावा
नगद वेतन भी दिया जाता था। इसके 3 श्रेणियाँ थी जो निम्नलिखित हैं। ये 3 श्रेणियाँ को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा मनसबदार को और डिटेल में समझा दूँ। देखिए अकबर क्या करता था, जब कहीं भी जैसे कि राजपुर पे आक्रमण किया है ना, राजपुर पे है ना, चाहे या कहीं भी किसी और जगह पे, तो वहाँ के राजा को क्या बोलता था कि तुम मेरा मनसबदार बन जाओ। मनसबदार का मतलब देखो, तुम राजा यहाँ के तुम ही रहोगे, मालिक तुम ही रहोगे, ठीक है, पर जो टैक्स कलेक्ट होगा ना वो तुम मुझे दे दो, है ना, मतलब मैं तुमको सैलरी दूंगा, ठीक है। और उसको मनसबदार बना देता था किसी को, मतलब अधिकतम 10,000 तक के सैनिक रख सकते थे एक मनसबदार, ठीक है। तो किसी को 5,000 वाला मनसबदार, किसी को 2,000 सैनिक वाला मनसबदार, किसी को 1,000 सैनिक वाला मनसबदार बना देता था कि आप यहाँ पे शासन करो और मेरे को मेरा टैक्स दे दो। तुम्हें मैं सैलरी बांध दिया कि मान लो यहाँ से जितने भी पैसे आएगा वो तुम मुझे दे दो, अब मैं तुमको इसमें से चाहे कहीं से मैं दूँ, तुमको मान लो 20,000 रुपया महीना सैलरी दे दिया, ठीक है, चाहे टैक्स जितना कलेक्ट हो। तो इस तरह से मनसबदारी व्यवस्था कार्य करता था, ठीक है। देखिए इसकी 3 श्रेणियाँ थी जो नीचे लिखा हुआ है। देखिए पहला जो है 10 से 500 तक का मनसब, ठीक है, मतलब मनसब जिसे हम लोग पक्का मनसबदार कहलाता था। जो पक्का मनसबदार है उसके पास 10 से 500 तक का सैनिक होता था। मनसब मतलब वही मतलब भूमि का टुकड़ा या मतलब सैनिक, हाँ, तो पक्का मनसबदार कहलाता था या उसे मनसबदार कहते थे। और 500 से 2500 तक का मनसब अमीर मनसबदार कहलाता था। और 2500 से 10,000 यानी 2500 से अधिक के सैनिक जिसके पास होता था उसे अमीर उम्दा मनसबदार कहलाता था, ठीक है। तो इस तरह से अकबर से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोग पढ़ लिए हैं। अगला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था को, है ना, राजनीतिक व्यवस्था को, राजस्व व्यवस्था को, है ना, इन सब चीज़ों को बारे में। वहाँ पे हम लोग न्याय व्यवस्था कैसी थी मुगल काल में, है ना, ज़मीनों को कितने भागों में बांटा गया था, कैसे टैक्स लिया जाता था, इन सब से जुड़े क्वेश्चन को कल हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हमारे बीए का स्टूडेंट है या 12 का, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए और वीडियो कैसी लगती है लाइक करके कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।